हमारा मकसद सिर्फ ये था कि फिल्म के माध्यम से जिस तरह से बंगाल में पश्चिम बंगाल में और जो हिंदुओं के लिए हालात खराब बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अनिल चंद परिवार के साथ में हथियार रेप तमाम चीजें इस्लामिक जिहादी जो है वो करते हैं। और देखिए, फिल्म को बनाने का मकसद बिल्कुल साफ है। जो फिल्म देखने से पता चलता है कि और माँ अपनी लड़की को बचाने के लिए कहती है कि देखो, अब्दुल अली एक एक करके करो वरना मर जाएगी हमारी बच्ची। रोहिंग्या किस तरह से पूरे देश के लिए खतरा है और किस तरह से रोहिंग्या वहाँ पर लीगल शेल्टर उनको दिया जाता है, पॉलिटिकल शेल्टर दिया जाता है। नमस्कार। मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com के डिजिटल प्लेटफॉर्म का एंटरटेनमेंट जगत। दोस्तों, इन दिनों पड़ोसी देश बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। सत्ता पलट, मारकाट, आगजनी और हत्याओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लोगों के जानो माल पर बनी हुई है। इसे संयोग कहें या कुछ और, कि ठीक इसी समय लगभग वैसे ही हालातों को दर्शाने वाली एक फिल्म भारत में रिलीज होने जा रही है, जिसका वर्ल्ड प्रीमियर होने जा रहा है 30 अगस्त को। और फिल्म का नाम ही है, संयोग से देखिए, नाम ही है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। इस फिल्म में बांग्लादेश से भारत में हो रही अवैध घुसपैठ, रोहिंग्या शरणार्थी, लव जिहाद और समाज के अंतर धार्मिक या इंटर रिलीजियन रिलेशनशिप्स का ताना बाना बुना गया है। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जितेंद्र नारायण सिंह यानी वसीम रिजवी, और स्टोरी राइटिंग और डायरेक्शन दिया है सनोज मिश्रा ने। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं एक्टर यजुर मारवा और अर्शिन मेहता ने। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ वसीम रिजवी, जो फिल्म बनाने वाले हैं, वो मौजूद हैं। इनसे बात करें उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल नाम की इस फिल्म में यजुर मारवा, अर्शिन मेहता के अलावा रामेंद्र चक्रवर्ती, गौरी शंकर, अविद अश्विनी और आशीष कुमार ने भी भूमिकाएं निभाई हैं। एक बात और, ये जो हमारे साथ वसीम रिजवी जी मौजूद हैं, ये न सिर्फ प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, बल्कि एक्टर भी हैं। और इसी फिल्म में इन्होंने एक मौलाना की भूमिका भी अदा की है। आइए अब बात करते हैं रिजवी जी से। रिजवी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला मैं सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि फिल्म को बनाने का, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल को बनाने का मकसद क्या रहा? देखिए, फिल्म को बनाने का मकसद बिल्कुल साफ है। जो फिल्म देखने से पता चलता है कि हमारा मकसद सिर्फ ये था कि फिल्म के माध्यम से जिस तरह से बंगाल में पश्चिम बंगाल में और जो हिंदुओं के लिए हालात खराब बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, जैसा कि अब तो बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है हमारी फिल्म आने से पहले ही। तो मकसद यही था कि एक एक कहानी, ये जो 2001 की घटना थी, वो घटना से शुरू होती है, जिसमें एक अनिल चंद परिवार के साथ में हथियार रेप तमाम चीजें इस्लामिक जिहादी जो है वो करते हैं। और माँ अपनी लड़की को बचाने के लिए कहती है कि देखो, अब्दुल अली एक एक करके करो वरना मर जाएगी हमारी बच्ची। तस्लीमा नसीम ने इसी कहानी की वजह से अपना देश छोड़ना पड़ा। तो वो एक स्टोरी थी जिसको हमने इकट्ठा किया। उसके बाद उस स्टोरी को लेके हम आगे बढ़े। रोहिंग्या किस तरह से पूरे देश के लिए खतरा है और किस तरह से रोहिंग्या वहां पर लीगल शेल्टर उनको दिया जाता है, पॉलिटिकल शेल्टर दिया जाता है, किस तरह से उनका मतलब पश्चिम बंगाल तो सिर्फ रोहिंग्या का उनसे मतलब सिर्फ इतना है कि वो उनको उनकी आईडी बनाते हैं और वो उनके लिए वोट का एक बैंक हो सकती है। लेकिन देश के लिए रोहिंग्या पूरे भारत के लिए खतरा है, क्योंकि बंगाल से वो अपनी लीगल आईडी बनवा कर और फिर वो पूरे भारत में फैल जाते हैं और वहां पर जिहादी मूवमेंट में शरीक रहते हैं। और जिस तरह से देश के लिए एक खतरा बनते चले जा रहे हैं और लव जिहाद जैसी घटनाएं वहां होती हैं। वहां पर किस तरह से शेल्टर दिया जा रहा है, क्यों पश्चिम बंगाल जो है वो कश्मीर जैसे हालात वहां पैदा हो गए हैं, क्यों वहां पर मुस्लिम आबादियों में से हिंदू छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्या मुस्लिम आबादियों में इस तरह की कट्टरता है कि हिंदुओं को वहां दहशत के माहौल में जीना पड़ रहा है।
ये तमाम सवालों पर से पर्दा उठाती है हमारी फिल्म पश्चिम द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। और हमारा मकसद यही था कि क्योंकि इंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत सी फिल्में बनती हैं, दर्द भी दिखाना चाहिए। और हम एक अपने लिमिटेड बजट में हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो हिंदुस्तान का दर्द, बंगाल का दर्द, बंगाल के हिंदुओं का दर्द दिखाने की कोशिश कर रही है। रिजवी साहब, ये तो आपने बताया कि भाई आपको जो है मकसद क्या था। मैं आपसे एक थोड़ा सा मिलता जुलता लेकिन अलग बिल्कुल सवाल जानना चाहूंगा कि इसको बनाने की प्रेरणा या इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया? देखिए, मैं एक धर्म संसद का एक मामला हुआ था जब मैं सनातन धर्म में वापस आया था, तो मैं हरिद्वार जेल में था, धर्म संसद के एक केस। और वहां पर मैं टीवी में मैंने देखा कि पश्चिम बंगाल में कोई एक घटना घटी थी जहां पर ये दिखाया जा रहा था कि हिंदू वहां से दहशत के माहौल में जी रहे हैं और वहां से भाग रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे डायरेक्टर साहब हमसे जेल मिलने आए, तो हमने उनसे कहा कि बंगाल में जो वहाँ हिंदू हैं उनकी जो स्टोरी दिखाई जा रही है वो बड़ी तकलीफदेह है, हमें इस पर कुछ आगे काम करना चाहिए। हमने तस्लीमा नसीम की किताब भी पढ़ी थी जिसमें ये अनिल चंद का किस्सा भी पढ़ा था। तो हमने उनको टिप्स दिए और कहा कि आप बंगाल जाइए और इस पर एक स्टोरी कलेक्ट कीजिए। और क्योंकि ये स्टोरी हम क्योंकि ये स्टोरी हम एक ट्रू स्टोरी दिखाना चाहते हैं, तो बहुत कम उसमें फिल्मी जो दायरे होते हैं उसका इस्तेमाल कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा उसमें हम असलियत दिखा पाए। तो वो फिर पश्चिम बंगाल गए, उन्हीं ने ह्यूमन राइट्स से कलेक्शन किया। कोर्ट में जो वहाँ लोगों ने रेट फाइल की थी नेचुरल अपना जस्टिस पाने के लिए, उसके उसको उन्हीं ने कलेक्ट किया, उससे पूरी स्टोरी को बनाया। तो ये एक मकसद था जो मेरे जहन में बात आई कि बंगाल के हिंदुओं का दर्द देश क्या पूरी दुनिया को जानना चाहिए। ये आप तस्लीमा नसरीन जी के बारे में बोल रहे थे ना कि उन्होंने कलेक्ट किया और ये उनकी भूमिका रही इसमें फिल्म में। नहीं, तस्लीमा नसीम की भूमिका इस फिल्म में नहीं है। उन्हीं ने एक ये घटना अपनी किताब लज्जा लज्जा में लिखी थी। और वो जी जी। खाली लज्जा में नहीं लिखी गई थी। जब 1 अक्टूबर 2001 को ये घटना घटित हुई थी, सिराजगंज बांग्लादेश का एक कस्बा है वहां पर। तो उसके बाद उसको दबाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद वो कई लोकल अखबारों ने छापना शुरू किया, फिर बड़े प्लेटफॉर्म पर भी। अगर आज आज भी सोशल मीडिया में आप सर्च करें तो उस घटना का जिक्र आपको मिल जाएगा, पूरी स्टोरी मिल जाएगी कि वो कैसे घटी थी और क्या वाकया था। मतलब ये जो फिल्म है ये तस्लीमा नसरीन की जो बुक थी लज्जा, जो उस वक्त बड़ी विवादास्पद रही और वो उनको भी भारत में उस समय शरण लेनी पड़ी थी, तो ये उस पर आधारित है ये आपकी स्टोरी? नहीं नहीं, उस पर आधारित नहीं है वो। मतलब मैंने आपको ये बताया कि वो किस्सा जिस जिस पर आधारित है हमारी फिल्म, इतना चर्चित किस्सा था कि तस्लीमा नसीम ने अपनी किताब लज्जा में जब लिखा तो कट्टरपंथियों ने उनको बांग्लादेश तक में रहने नहीं दिया। ये मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था, उनकी जी जी। किताब पर आधारित नहीं है। अच्छा अच्छा। नहीं, मैंने तस्लीमा नसरीन का इसलिए कहा कि दो एक बार मेरा भी कार्यक्रम उनसे मिलने का तय हुआ, फिर लास्ट मोमेंट में वो इंडिया में चेंज होता रहा। तो खैर वो तो आपने बताया कि वो घटना भी आपके जहन में थी कभी ना कभी, जो पहले घटी उस समय। तो अभी आपने वैसे बता दिया, लेकिन मुख्तसर शब्द लफ्जों में अगर मैं पूछूं तो फिल्म में आप कहना क्या चाहते हैं, नटशल? देखिए, मुख्तसर अल्फाजों में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म एक हिंदुस्तान का दर्द है, भारत का दर्द है, पश्चिम बंगाल का दर्द है। और ऐसी घटनाएं दिखाई गई हैं और इस तरह से पर्दा उठाया गया है, चाहे वहाँ की मौजूदा हुकूमत का दोहरा चरित्र हो, और किस तरह से वो वहाँ पर रोहिंग्याज वहाँ पर गवर्नमेंट ही उनको शेल्टर मिल रहा है, किस तरह से उनकी आबादियां बस रही हैं, और किस तरह से वो वहाँ उनकी एक तरह से खेती फार्मिंग की जा रही है, और किस तरह से पूरे भारत में फैल रहे हैं। उनकी रोहिंग्यास की अपनी जाती जिंदगी में एक्टिविटीज क्या है, वो कितने जालिम हैं, किस तरह से वो भेदभाव करते हैं, किस तरह से वो हिंदुओं के साथ में जहाँ संख्या में ज्यादा होते हैं, और किस तरह से वो हिंदुओं के साथ में जुल्म ज्यादती करते हैं। ये सारी चीजें इसमें हमने दिखाई हैं और सब असलियत पर आधारित है।
ये काफी, रिजवी साहब, आपने काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठाया अपनी फिल्म में। तो इसका क्या आप बता पाएंगे कि शूटिंग कहाँ हुई और क्या क्या मुश्किलात आपके सामने आई और कैसे आपने शूटिंग अरेंज कर ली सारी? देखिए, इसकी ज्यादातर शूटिंग 70% तो हमने पश्चिम बंगाल में की है। और वो हमारे लिए इसलिए चैलेंज था, जब हमने फिल्म को अनाउंस किया तो ममता बनर्जी ने हमको नोटिस दिया और हमारे और डायरेक्टर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा दी। वो सिर्फ इस मकसद से दर्ज कराई थी कि हम इस फिल्म को लेके आगे ना बढ़ने पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में बगैर ममता जी की सहमति के कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये जी। सबसे बड़ा चैलेंज था। तो हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हमने 70% शूटिंग ममता जी के पश्चिम बंगाल में ही की, कोलकाता हो चाहे मुर्शिदाबाद हो, वहीं शूटिंग की। और जिस तरह से हम छुपे चोरी वहां शूटिंग कर पाए, क्योंकि हमें असलियत वहीं की दिखानी थी, हम चीटिंग नहीं करना चाहते थे। तो हमने वहीं शूटिंग की, सुंदरवन में शूटिंग की। और फिर हम वहाँ के कुछ ऐसे पार्ट्स जो जहाँ पर दंगा और जहाँ पर ब्लास्ट वगैरह दिखाने थे, जो वहाँ ओपनली नहीं कर सकते थे, उसको हमने उत्तर प्रदेश के उन मिलते जुलते गांव में किया जो वहां से मिल रहे थे। तो 70% आपने वहां की, बांग्लादेश में कोई शूटिंग नहीं हुई इसकी? नहीं, बांग्लादेश में शूटिंग नहीं हुई, क्योंकि बांग्लादेश में तो नहीं जा सके। ऐसा ऐसा सुना भी गया कि आपने फेक आईडी वगैरह बना के, ये तो फिर बंगाल में ही किया आपने ना? मैंने सब बंगाल में किया, क्योंकि वहां पे एफआईआर दर्ज थी। तो हम वहां पर जहां जिन जिन छोटे छोटे होटलों में लूट रहे थे, और गंदे से होटल थे कि जिसमें कोई हम लोगों को पहचानने ना पाए, और हमारी टीम भी वहीं रुकती थी, और वो सारी क्योंकि अब जब हम एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान को बंगाल का दर्द दिखा पाए, तो उसके लिए कुछ तकलीफें तो उठानी ही पड़ती हैं। बहरहाल हमने, हमारी टीम ने, हमारे एक्टर्स ने, सबने उस तकलीफों को नहीं, मैं उस उठाया। पर आता हूँ कि ये जो तकलीफ आपने उठाई या मुश्किलात आपके सामने दरपेश आई, उन पर आपने कैसे पार पाया? मेरा अगला सवाल वही था, कैसे काबू पाया आपने, आपने और आपकी टीम? देखिए, तकलीफें पर काबू पाने का मतलब यही होता है कि आप उन तकलीफों को सहन करें। और हमने और हमारी टीम ने नहीं, उन तकलीफों को। जैसे आपने कहा कि गंदे गंदे होटलों में कोई पहचान ना सके और बड़ा छुप कर आप रहे, तो ये बड़ा एक खुफिया सा मिशन लगा। अब वही जाहिर सी बात है, खुफिया ही मिशन था। लेकिन हम अपने मकसद में कामयाब रहे कि हम उन जगहों तक पहुंचे जहां पर हम ये शूट करना चाहते थे, और हमने वहां पर शूट किया। अच्छा, इस पर मैं अगले सवाल के बाद एक और एनेक्सर पूछूंगा। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि आज बांग्लादेश में अनरेस्ट की स्थिति है, विद्रोह के हालात हैं, मारकाट है, बलात्कार है, हत्याओं का दौर दौरा चल रहा है। और वहां की अब एक्स पीएम हो चुकी शेख हसीना वाजिद जो है, वो भारत में पॉलिटिकल असाइलम या राजनीतिक शरण लिए हुए हैं। इन हालातों के समय आपकी जो फिल्म आ रही है, उसका आना एक कोइंसिडेंस है या हालात को देखकर आपने इस फिल्म को जल्दी रिलीज कर दिया? नहीं, रिलीजिंग डेट तो हमने पहले ही डिक्लेयर कर दी थी। और हमारी फिल्म ये तो इलेक्शन से पहले रिलीज हो जाती, फरवरी में हमारा प्लान था। लेकिन क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद हमें सेंसर सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड ने नहीं दिया, तो वो इस वजह से रुक गई। अब हम उसके बाद 30 अगस्त, हमने तो बहुत पहले ही डेट अपनी फाइनल कर दी थी। और अब उसके बीच में ये बांग्लादेश का हादसा हो गया, क्योंकि हम तो जानते ही थे, क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पर काम किया है। बांग्लादेश जिहादियों ने एक वहां बारूदी ढेर लगा रखी थी, और वो कहीं ना कहीं ब्लास्ट तो होना ही था। हो सकता है हमारी फिल्म के बाद होता, फिल्म से पहले हो गया। चलिए, ये इल्जाम तो हम पे नहीं आएगा कि फिल्म के बाद वहां पर राइट्स हो गए। मतलब इस जो हालात से आपकी डेट पहले से ही तय थी, वो कुछ का कुछ लेना देना नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम तो पहले से तैयार थे, और हम तो दिखा ही रहे थे। और देखिए, हालात इतने खराब हैं, और खास करके पश्चिम बंगाल के, जो हमने वहां पर देखा ग्राउंड लेवल की, जो हमारी अपनी एक रिपोर्ट है, या हमने वहां पर कलेक्ट किया है फिल्म के माध्यम बनाने के लिए, तो वहां पर हालात इतने खराब हैं कि हम ये समझते हैं कि अगर जल्दी इस पे कंट्रोल नहीं किया गया, तो पता नहीं कब पश्चिम बंगाल जो है, वहां पर इतनी संख्या जिहादियों की बढ़ चुकी है कि कभी भी वो ऐलान कर दें कि हम भारत का अंग नहीं है, हम
बांग्लादेश के साथ शामिल हो जाना चाहते हैं, तो ये कोई ताज्जुब करने की बात नहीं। रिजवी साहब, आज जो बांग्लादेश में हालात दिखाए गए फिल्म में, बांग्लादेश में जो हालात दिखाए गए बांग्लादेश के, जैसा कि आपने बताया, अभी तो हमने देखी नहीं फिल्म, वैसा ही कुछ उन दिनों वहां वहां पर इन दिनों हो रहा है, आगजनी, लूटपाट और ये सब, मतलब जो फिल्म है। आप क्या उम्मीद करते हैं कि एक सिमिलर सी सिचुएशन बनी हुई है, उसमें फिल्म आ रही है, तो ऐसे में ये फिल्म कितनी हिट रहेगी? वो देखिए, हिट होना ना होना, हमने अपने मकसद की तरफ और राष्ट्र हित में और सनातन हित में और जो दबे कुचले लोग हैं उनके हित में और उनकी एक दर्द की आवाज को उठाने के सिलसिले में मैंने ये फिल्म बनाई है। और लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्में लोग देखते हैं।